नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अपने निवेश से मुनाफा कमाना है आपको, तो आपको सही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब वैसे तो म्यूचुअल फंड्स की बहुत सारी कैटेगरीज है, लेकिन कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि कुछ हटकर है, कुछ अलग हैं और कुछ अलग निवेशक को देते हैं। अब ये यूनिक किस्म के जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो कैसे होते हैं, थीमैटिक सेक्टोरल फंड्स कैसे आपके पोर्टफोलियो में फायदेमंद साबित हो सकते हैं, इसी पर रहेगी खास चर्चा। सबसे पहले आज के खास मेहमान का परिचय करा दे। हमारे साथ आज है मोहित गांग, ये है सीईओ मनी फ्रंट। मोहित, आपका स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस शो में। और साथ ही आज के शो में क्या खास है, जरा सबसे पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज शो में हम जानेंगे क्या है म्यूचुअल फंड में यूनिक थीम विकल्प, क्या होते हैं सेक्टोरल फंड, थीमैटिक फंड में निवेश के क्या है फायदे, यूनिक थीम फंड निवेश के फायदे और समझेंगे जोखिम भी। मोहित, मुनाफे के यूनिक फंड, अब वैसे तो हर कोई फंड अपने आप में यूनिक ही होता है, लेकिन जब हम यूनिक की बात करते हैं तो यहाँ पर यूनिक से हमारा मतलब क्या है? सबसे पहले ये बताइए, हम कैसे फंड्स की आज चर्चा करने वाले हैं इस शो में। जी स्वाति, तो देखिए भारत में अभी क्या हो गया है, इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ जिस तरह से हो रही है, अभी कुछ 45 फंड हाउसेज एक्टिव हैं और बहुत सारे नए नाम इंडस्ट्री में आ रहे हैं। इन 45 फंड हाउसेज में अगर आप देखें तो कुछ 2,500 से ऊपर 2,500 से ऊपर स्कीम्स हैं। और इन स्कीम्स में अमूमन निवेशकों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन सी स्कीम चुननी है। कुछ कुछ बड़े क्लियर होते हैं कि आप लार्ज कैप फंड है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, बट बहुत सारी स्कीम्स ऐसी भी हैं जो किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, किसी पर्टिकुलर थीम में बहुत ही अलग ढंग से जिसका ऑब्जेक्टिव होता है वो इन्वेस्ट करती हैं। ये कुछ भी हो सकता है, ये किसी इकोनॉमिक साइकिल से रिलेटेड हो सकता है, ये किसी इंटरनेशनल थीम पर आधारित हो सकता है, ये नेचुरल रिसोर्सेज पे आधारित हो सकता है, कमोडिटीज पे आधारित हो सकता है। तो ऐसे बहुत तरह के स्कीम्स हैं जो कि आम निवेशकों को नहीं पता कि इस तरह की स्कीम्स भी उपलब्ध है मार्केट में। तो ये बहुत अलग हटके चलती है, इनका अलग ऑब्जेक्टिव होता है, अलग तरह से मैनेज की जाती है और काफी हद तक सिक्लिकल होती हैं ये सारी स्कीम्स। तो ये बहुत सारे यूनिक फंड्स आपको देखने में मिलेंगे। कुछ 116 से ऊपर स्वाति थीमेटिक फंड्स हैं हमारी इंडस्ट्री में, और उसके ऊपर फिर कुछ 41 एफओएफ ओवरसीज फंड्स हैं और भी बहुत सारे अलग प्रकार की स्कीम्स हैं। तो एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है इसका भी। बिल्कुल, तो यूनिक फंड की परिभाषा हमने समझी कि हम यूनिक फंड से क्या आप सबको बताना चाहते हैं। अब मुनाफे की कुछ 10 यूनिक कैटेगरीज हैं, एक एक करके दिखाते हैं। इस पर सारी पर तो चर्चा नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारे कैटेगरीज हैं, लेकिन इसमें से कुछ पर आज हम जरूर बातचीत करेंगे। जैसे कि कॉन्ट्रा फंड्स हैं, आप में से कई लोगों को कॉन्ट्रा फंड्स के बारे में मालूम होगा। फिर डिविडेंड यील्ड फंड होते हैं, इंटरनेशनल फंड हैं, कमोडिटी फंड हैं, ESG कैटेगरी के फंड है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं। सेक्टोरल फंड्स है जिस पर आज हम बातचीत करेंगे। क्वांट फंड है, इंडेक्स फंड, ETF के बारे में तो ज़्यादातर लोगों को मालूम है क्योंकि लोगों की रुचि काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है इंडेक्स ETF में। हाइब्रिड फंड्स और सेक्टोरल फंड, जैसा हमने कहा, ये कुछ कैटेगरीज हैं जो कि यूनिक वे में काम करती है और आपके पोर्टफोलियो में कुछ यूनिक ही प्रोवाइड करती हैं। इसमें अब सबसे पहले हम क्योंकि बहुत सारी कैटेगरीज हैं, हम क्यों ना सेक्टोरल फंड से शुरुआत करें। और सेक्टोरल फंड में क्योंकि बहुत सारे थीम्स और सेक्टर बेस्ड फंड्स की हम बात करेंगे, थोड़ा उससे पहले क्लैरिटी होना ज़रूरी है। जब हम किसी सेक्टर बेस्ड फंड की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा मतलब क्या होता है? सेक्टोरल फंड कहाँ कहाँ पर निवेश करते हैं और पोर्टफोलियो के लिए सेक्टोरल फंड करते क्या है? जी, तो स्वाति, सेक्टोरल फंड आम भाषा में अगर इसे बोला जाए तो एक पर्टिकुलर सेक्टर या इकोनॉमी के एक पर्टिकुलर क्षेत्र को ट्रैक करते हैं। तो आप मान लीजिए FMCG फंड हो गया, फार्मा फंड हो गया, बैंकिंग फंड हो गया। तो अगर बैंकिंग फंड है
तो वो बैंकिंग क्षेत्र की कंपनीज में या बैंक्स में, चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हो या पब्लिक लिमिटेड बैंक्स हो, उन्हीं में निवेश करेगा। अगर फार्मा फंड है तो वो फार्मा कंपनीज में ही निवेश करेगा। तो अगर किसी निवेशक का लक्ष्य पूरी तरह से निर्धारित है, उन्हें पता है कि वो क्या करना चाहते हैं, उनके गोल्स क्या हैं, और उन्हें पता है कि उन्हें किस तरह का फंड या थीम उन्हें अपने पोर्टफोलियो में लेनी है, और वहां उन्हें लगता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पर बहुत बुलिश हैं, उनकी राय उस सेक्टर को लेकर काफी पॉजिटिव है। तो मान लीजिए अगर आप फार्मा पे बहुत पॉजिटिव है, चाहे वो कोविड के कारण हो, चाहे वो हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक सर्विसेज के बढ़ते प्रचलन के कारण हो, तो आप ऐसे स्थिति में फार्मा फंड का चुनाव करेंगे, और ये एक सेक्टोरल थीम हो गया, सेक्टोरल फंड हो गया। थीमेटिक फंड जो होते हैं वो थोड़ा सा अलग होते हैं स्वाति। सेक्टर तो किसी एक सेक्टर के लिए हो गया, और थीम एक बहुत ब्रॉड बेस हो गया। जैसे मान लीजिए बिजनेस साइकिल फंड, या मैन्युफैक्चर इन इंडिया फंड, या इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो ये सारी थीम्स हैं। ये थीम्स के अंदर में अलग अलग सेक्टर्स आ सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इंजीनियरिंग भी आ सकता है, कंस्ट्रक्शन भी आ सकता है, रियल एस्टेट भी आ सकता है, कैपिटल गुड्स भी आ सकता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी आ सकता है, और काफी तरह की चीजें इसके अंदर आ सकती है। तो आप एक ब्रॉड थीम को खेलना चाहते हैं, तो उस क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो आपको कंजम्पशन थीम्स और ऐसी बहुत तरह की थीम्स मिलेंगी, जिसे आप अलग अलग स्कीम्स के साथ मार्केट में खेल सकते हैं। ओके, तो थीमेटिक फंड्स और सेक्टोरल फंड्स दोनों में फर्क है, ये आप सबके लिए जानना ज़रूरी है। लेकिन दोनों ही किस्म के फंड्स और यूनिक फंड्स के कैटेगरी के थ्रू हम इस पर चर्चा करेंगे। अब सेक्टोरल फंड्स पर आते हैं। अब सेक्टोरल में आपने बोला कि बहुत सारे क्योंकि सेक्टर्स को ट्रैक करते हैं, और ये भी है कि हर एक सेक्टर का एक टाइम भी आता है। एक टाइम पर एक सेक्टर, कोविड के टाइम पर हमने देखा एक पर्टिकुलर सेक्टर हेल्थ केयर सेक्टर था, वो काफ़ी ज़्यादा आईटी सेक्टर था, वो काफ़ी ज़्यादा बूम कर रहा था। और उसके बाद अब कुछ और सेक्टर उनके एक साइक्लिकल एक नेचर भी होते हैं। तो अब सबसे पहले सेक्टोरल फंड की कैटेगरीज में कौन से फंड है जिसमें किसी को फोकस करना चाहिए? देखिए स्वाति, सबसे पहले तो ये फंड्स का चुनाव मैंने उस लिहाज से नहीं किया कि इसे आप किसी तरह से मेरा एडवाइस ना समझे। इनफैक्ट ये बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फंड्स होते हैं जिनका एयूएम काफी कम होता है। इन्हें बताने का रीजन सिर्फ इतना ही है कि ये सारी थीम्स अवेलेबल हैं, निवेशकों को पता होना चाहिए, और अगर उनके सलाहकार या उनके एडवाइजर उन्हें बोलते हैं और उन्हें इस थीम पर पॉजिटिव व्यू है, तो वो इन फंड्स को आजमा सकते हैं। काफी बार होता है कि निवेशक ऐसे क्षेत्र में जहां वो पॉजिटिव होते हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स को ढूंढने लगते हैं, और उन्हें पता नहीं होता कि म्यूचुअल फंड के रूट के थ्रू भी वो इन साइकिल्स को या इन थीम्स को खेल सकते हैं। तो मुख्य कारण ये है। बट यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन बहुत सीमित होता है, छोटे कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियोज होते हैं। तो अब बात करते हैं पहली कैटेगरी, जो कि सेक्टोरल या थीमेटिक फंड्स की है। तो इसमें देखिए कुछ अलग थीम्स जो हैं हटके, वो है एक यूटीआई का ऑटोमेटिव ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स फंड, जो कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर की कंपनीज को, लॉजिस्टिक सेक्टर्स की कंपनी को, ऑटो एंसिलरीज, टायर मैन्युफैक्चरिंग, इस तरह की कंपनीज में निवेश करता है। तो अगर आप ट्रांसपोर्ट को लेकर, आप चाहे वो रेल यातायात हो, विमान यातायात हो, ओवरऑल किसी भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन हो, लॉजिस्टिक्स हो, उसको लेकर बुलिश हैं, तो ये एक अच्छा थीम हो सकता है, एक अच्छा फंड हो सकता है उस लिहाज से। इसी तरह आपके पास में रूरल भारत या कंजम्पशन से रिलेटेड दो फंड्स हैं मार्केट में, एक महिंद्रा मैन्यूलाइफ का और एक सुंदरम का, जो कि केवल रूरल इकोनॉमी में फोकस करते हैं। और कहीं किसी निवेशक को लगता है कि जिस तरह से सरकारें काम करती है, जिस तरह से रूरल इंडिया को फोकस में रखा जाता है, एग्री को बढ़ावा दिया जाता है, तो ये थीम्स काफी चल सकती हैं। तो यहाँ पर आप ये रूरल भारत से रिलेटेड फंड्स का भी चुनाव कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास में मैन्युफैक्चर इन इंडिया थीम है। एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का वहां पर एक फंड है, और उसी तरह से उसी थीम पर मैन्युफैक्चरिंग थीम पर दो नए एनएफओस भी मार्केट में आए हुए हैं। तो ये थीम है जो कि इंडिया में मेक इन इंडिया करके जो थीम है, उसको जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस तरह से लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये फंड्स उसके प्रभाव को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप उस क्षेत्र में बुलिश हैं, आपको लगता है कि बजट में जिस तरह की बातें की गई हैं, जिस तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया गया है, या जो अमृतकाल की बात की गई है, तो अगर आप वहां पर भरोसा रखते हैं, तो आप इस तरह के फंड्स का चुनाव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से क्षेत्र के फंड्स भी मिलेंगे, कुछ कुछ उनमें भी कुछ विशेष फंड्स हैं मार्केट में अवेलेबल, अगर आप चाहें तो उन पर भी फोकस कर सकते हैं। ओके, मोहित एक बात बताइए, इतने सारे सेक्टोरल फंड्स पर आपने चर्चा की विद नो स्पेसिफिक ऑर्डर, और ये कुछ फंड्स हैं
जो अभी फिलहाल मार्केट में मौजूद हैं, जिनमें आप निवेश करने की सोच सकते हैं। इसमें हमने देखा, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में इंफ्रा हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ये बहुत प्राइम पिलर्स हैं। इसमें हम क्यों आईडीएफसी का एक इंफ्रा फंड देख रहे हैं? हालांकि निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड जरूर है, बट प्योर बेसिस पे इंफ्रा फंड सिर्फ आईडीएफसी का है। स्वाति, इसको रखने का कोई विशेष कारण, देखिए इंफ्रा फंड जो है एक बहुत बड़ा थीम है और मार्केट में अमूमन सारे ही फंड हाउसेस के पास में एक इंफ्रा फंड होता है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे इंफ्रा फंड्स अवेलेबल है। बट अगर कोई निवेशक एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड चाहता है जो कि ट्रू टू लेबल हो या प्योर प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो, जिसमें कि बैंकिंग ना हो, राइट, तो बहुत निवेशक ये होते हैं जो अब इंफ्रास्ट्रक्चर फंड देखते हैं, या बहुत एडवाइजर्स होते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सेलेक्ट करते हैं और वो बोलते हैं कि इसमें बैंकिंग को क्यों पार्ट किया गया, बैंकिंग कहाँ से सम्मिलित हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो सारे फंड हाउसेस मानते हैं कि बैंकिंग बिकॉज क्रेडिट देता है, लोन्स देता है इन कंपनीज को, इसलिए बैंकिंग को भी इंफ्रा का हिस्सा होना चाहिए। पर ये अकेला ऐसा फंड है आईडीएफसी का जहां पर बैंकिंग बिल्कुल नहीं है। उसी तरह से अगर कोई इंफ्रा के साथ में थोड़ा सा पावर पर भी बुलिश है, पावर सेक्टर पर या पावर एंसिलरीज पर, तो वो फिर निपॉन के इस फंड को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पावर क्षेत्र की कुछ कंपनीज को भी विशेष तरीके से पोर्टफोलियो में सम्मिलित किया गया है। तो ये थोड़े दो अलग फंड है। अगेन मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि ये मेरी सलाह नहीं है, एडवाइस नहीं है कि आप इनमें निवेश करें, बट अगर आप इस तरह की थीम को ढूंढ रहे हैं तो आप इन फंड्स पर विशेष नजर रख सकते हैं, बिकॉज ये काफी अलग हटकर अपना पोर्टफोलियो चलाते हैं। बिल्कुल। तो सेक्टोरल फंड्स की यूनिक फंड कैटेगरी में, कोई यूनिक फंड की कोई वैसे कैटेगरी नहीं है, पर क्योंकि अपने आप में अलग किस्म के फंड हैं, अलग अलग एरियाज को केटर करते हैं, इसलिए इनको हम यूनिक हटकर कह सकते हैं। सेक्टोरल की हमने चर्चा की, अब थोड़ा सा कमोडिटी की तरफ आते हैं। कमोडिटी में हमें मालूम है गोल्ड सिल्वर काफ़ी ज़्यादा लोगों को आकर्षित करता है, पर शायद यही तक ही सीमित नहीं है। तो यूनिक कमोडिटी फंड्स में कौन से ऐसे फंड्स हैं जहां पर कोई निवेशक फोकस कर सकता है? जी स्वाति, जैसा आपने ठीक कहा कि अमूमन निवेशकों को सिर्फ गोल्ड और सिल्वर फंड्स की ही जानकारी होती है, और गोल्ड फंड तो सारे ही फंड हाउसेस के पास में अवेलेबल है और अधिकतर निवेशक उसमें निवेश भी करते हैं। और अभी फिलहाल पिछले ही महीने देखा गया है कि 3 फंड हाउसेस ने सिल्वर ईटीएफ और सिल्वर फंड्स भी लॉन्च किए हैं मार्केट में। तो गोल्ड और सिल्वर अब कवर्ड है। बट यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कुछ अलग कमोडिटीज की, एग्री कमोडिटीज या फिर जो प्योर कमोडिटीज होती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, उस तरह के फंड्स की। तो यहाँ पर 4 अलग हटके मुझे फंड्स लगते हैं मार्केट में जो कि अलग थीम पर चलते हैं। एक है बीएनपी पैरेबा का एक्वा फंड ऑफ फंड। तो ये उनकी ग्लोबल थीम्स पर आधारित है, फंड ऑफ फंड है, पर यहाँ पर वो वाटर कंजर्वेशन, वाटर प्रिजर्वेशन, किस तरह से वाटर या पानी के क्षेत्र को विकसित किया जाए, उसमें क्लीन वाटर ट्रीटमेंट्स और इस तरह की कंपनीज में निवेश करते हैं। इंडिया में ऐसी ज्यादा कंपनीज नहीं है, तो ये पोर्टफोलियो पूरी तरह से ग्लोबल पोर्टफोलियो है, बट एक बहुत ही डिफरेंट थीम है। अगर कोई वाटर कंजर्वेशन और क्लीन वाटर हार्नेसिंग पर बिलीव करता है तो ये एक बहुत अच्छा फंड हो सकता है। उसी तरह से एक डीएसपी नेचुरल रिसोर्सेज एंड न्यू एनर्जी फंड है स्वाति, और यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी थीम ग्लोबली, इंडिया में नहीं ग्लोबली विकसित हो रही है, वो है सस्टेनेबल एनर्जी की, ग्रीन एनर्जी की। और यहाँ पर ये जो फंड है ये ब्लैक रॉक सस्टेनेबल एनर्जी फंड में निवेश करता है, और उसका थीम पूरा क्लीन एनर्जी पर आधारित है। तो अगर आप बिलीव करते हैं कि ग्लोबली आप सोलर, हाइड्रो, इन सब तरीके की एनर्जी रिसोर्सेज पे मूव करेंगे और धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल्स का यूसेज कम होगा, तो ये जो थीम है ये अगर प्ले करेगी तो यहाँ पर ये फंड काफी अच्छा आपके लिए कर सकता है। उसी तरह से एक एसबीआई का कमोडिटीज फंड है जो कि लोकल फंड है, और लोकल कमोडिटीज में, मेटल्स में, कमोडिटीज में, उस तरह की कमोडिटीज में, हार्ड कमोडिटीज में इन्वेस्ट करता है। और इसी तरह एक टाटा का भी फंड है जो कि कमोडिटी क्षेत्र में निवेश करता है। ओके, तो ये है कमोडिटी फंड्स, मतलब एग्री कमोडिटी भी इसमें शामिल है, जिसमें आप एक यूनिक पोर्टफोलियो के तौर पर डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से आप ये फंड शामिल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे जो फंड्स हैं, कैसे निवेशकों को निवेश करना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे, इनके फायदे, इनके जोखिम पर भी बात करना ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले कुछ और टेक्निक्स पर ज़रा चर्चा करते हैं। इन्वेस्टिंग आइडियाज़ का यूनिक फंड्स की हम बात कर रहे हैं जो आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स इनमें शामिल हैं। अब ये कौन से फंड्स हैं और इन्हें आप अपने पोर्टफोलियो में क्यों शामिल करें, इस पर चर्चा करने के लिए मनी फ्रंट से मोहित गांग हमारे साथ है।
मोहित, हमने सेक्टोरल फंड्स की बात की जिसमें भी बहुत यूनिक कुछ थीम्स जिस पर आपने बातचीत की, फिर कमोडिटी फंड्स, कुछ एनर्जी सेक्टर हो गया, कुछ जो रिलेटेड टू वाटर है, वाटर कंजप्शन है, उससे भी आपने कुछ फंड्स आपने सजेस्ट किए हैं। अब हम ज़रा कुछ टेक्निक पर आते हैं। कुछ ऐसे फंड्स जो कि शायद थोड़ा बहुत कम जोखिम में एक बेहतर रिटर्न दे सकते हैं, ऐसा कोई कैटेगरी है? क्योंकि कई निवेशक ये जानना चाहते हैं कि कहाँ पर उन्हें थोड़ा सा कम रिस्क में एक इक्विटी फंड का फायदा भी मिले। जी स्वाति, तो कुछ इन्वेस्टिंग टेक्निक्स के आधार पर अगर हम फंड्स का सिलेक्शन करें तो यहाँ पर दो बड़ी स्कीम्स जो उभर कर आती हैं जो मुझे काफी अच्छी भी लगती है। एक है यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड और दूसरा है एसबीआई इक्विटी मिनिमम वेरिएंस फंड। इसमें से जो यूटीआई वाला फंड है स्वाति, इसे आप स्मार्ट बीटा फंड भी कह सकते हैं। तो ये एक ऐसा फंड है जो निफ्टी 200 के अंदर उस यूनिवर्स में, तो 200 स्टॉक्स के यूनिवर्स में 30 ऐसे स्टॉक्स का चुनाव करता है जो कि मोमेंटम इंडेक्स पे जो बहुत अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं। तो अगर आप मोमेंटम बेस्ड निवेशक हैं, अगर आप वैल्यू पर इतना बिलीव नहीं करते हैं, ग्रोथ में ज्यादा बिलीव करते हैं, मोमेंटम में ज्यादा बिलीव करते हैं, तो ये जो इंडेक्स है और ये जो तरीका है, ये ग्लोबली काफी प्रचलित तरीका है और इसका प्रदर्शन भी काफी अच्छा रहा है। थोड़ा हटके थीम है, ऑब्वियसली इसमें थोड़ा जोखिम हो सकता है, वोलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा हो सकती है, बट अगर आप मोमेंटम बेस्ड इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो ये यूटीआई का जो ये फंड है ये काफी काफी अच्छा एक फंड है और अपनी तरह का एक यूनिक फंड है पूरे मार्केट में। उसी तरह से एक एसबीआई का इक्विटी मिनिमम वेरिएंस फंड है जो कि निफ्टी के बास्केट में 30 ऐसे स्टॉक्स का चुनाव करता है जिसमें सबसे कम वोलेटिलिटी है, राइट। तो यूटीआई था जो सबसे ज्यादा मोमेंटम देखता है और एसबीआई का फंड है जो सबसे कम वोलेटिलिटी देखता है कि भाई उतार चढ़ाव किसमें सबसे कम है, कौन से स्टॉक सबसे ज्यादा स्टेबल है, वो उसके अंदर निवेश करता है। लिस्ट में मैंने एक नाम जेएम का भी रखा है, हालांकि वो फंड काफी वोलेटाइल रहा है, काफी रिस्की भी है, तो उसमें निवेश करने की सलाह नहीं है मेरी, बट वो इसलिए रखा है क्योंकि वो भी अपनी तरह का एक अलग फंड है मार्केट में और सिर्फ 11 स्टॉक्स में इक्वल प्रपोर्शन में इन्वेस्ट करता है। बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड थीम है और अगर देखा जाए तो मार्केट का सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फंड है जिसमें सिर्फ 11 ही स्टॉक्स हैं। तो उस लिहाज से मैंने इन 3 स्कीम्स को इस बास्केट में रखा है। ओके, तो इन्वेस्टिंग टेक्निक के कुछ फंड्स। अब आते हैं कुछ और अलग आइडियाज पर, क्योंकि कई ऐसे आइडिया बेस्ड या कई ऐसे थीम्स भी काफी ज्यादा प्रचलित हो रही जो शायद कई लोगों को मालूम ही ना हो। तो ऐसे कौन से फंड्स हैं, बताइए। देखिए, एक इंडिया में अक्सर शायद अमूमन देखा गया है कि निवेशकों को ये नहीं पता कि यहाँ पर हमारे देश में एक शरिया कंप्लायंट फंड भी अवेलेबल है। तो काफी बार बहुत निवेशकों ने ऐसा पूछा भी है हमसे कि भाई इस तरह का कोई फंड इंडिया में अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ये फंड्स काफी चलते हैं। इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा थीम है ये, पर इंडिया में अपनी तरह का एक टाटा एथिकल फंड है, टॉरस का भी एक फंड है इसमें, बट टाटा एथिकल फंड करके है जो कि शरिया कंप्लायंट है। तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए अगर आप रिलीजियस तरीके से निवेश करना चाहते हैं तो आप इस फंड का चुनाव कर सकते हैं। उसी तरह से एक बहुत अलग फंड है जो काफी सालों से मार्केट में चल रहा है, वो है डीएसपी वर्ल्ड गोल्ड फंड। तो ये गोल्ड माइनिंग कंपनीज, 80% के करीबन पोर्टफोलियो गोल्ड माइनिंग कंपनीज, कुछ 15% के करीब सिल्वर माइनिंग कंपनीज और 3 से 5% प्लैटिनम माइनिंग कंपनीज में निवेश करता है। अगेन ये पोर्टफोलियो इंडिया में नहीं अवेलेबल हो सकता है क्योंकि ऐसी कंपनीज इंडिया में लिस्टेड नहीं है, तो ये ग्लोबल पोर्टफोलियो है। पर ये फंड भी काफी अलग हटके है जो कि माइनिंग कंपनीज में निवेश करता है इन 3 कमोडिटीज की। तो ये 2 थीम्स काफी अलग हटके हैं अगर निवेशक कभी देखना चाहे तो। अभी जो हटके थीम्स हैं जिसको हम यूनिक थीम कह रहे हैं, यूनिक थीम फंड्स कह रहे हैं, ये किसी के पोर्टफोलियो में क्या फायदा दे सकता है? आपने हर एक फंड की खासियत तो बताई, लेकिन एक ब्रॉडर व्यू में देखें हम, तो अगर मानिए किसी निवेशक को इस तरीके की कुछ थीम्स या सेक्टोरल फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने हैं, तो उसके पीछे उनका रीजन क्या हो सकता है? देखिए स्वाति, सबसे पहले तो मेरी ये सलाह रहेगी कि ऐसे फंड्स को शामिल ना किया जाए पोर्टफोलियो में, अनलेस कि आप बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं और आपका रिस्क प्रोफाइल जो है वो एकदम हाईएस्ट कैटेगरी में। इनफैक्ट सेबी के रिस्कोमीटर में भी अगर आप देखें तो इन सारी स्कीम्स जो कि हमने डिस्कशन किया वो सारी ही ऑलमोस्ट हाई रिस्क कैटेगरी में आती है। प्लस इनका एईएम जो होता है वो बहुत छोटा है क्योंकि इतने ज्यादा निवेशक इसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं, इतनी ज्यादा बातचीत नहीं होती इन फंड्स पे, इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं है इन थीम्स के बारे में, तो एईएम बहुत छोटा है।
एईएम छोटा होने से वोलेटिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है और एईएम छोटे होने से एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा हो जाता है। तो वो सारी ही चीज़ें थोड़ी-सी नेगेटिव हैं इन कैटेगरीज़ के लिए। रिटर्न्स सिक्लिकल होते हैं, अपनी साइकिल में ये बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन कर सकते हैं। तो कुछ-कुछ फंड्स आप देखेंगे तो उनके रिटर्न्स बहुत हाई रहे हैं कुछ-कुछ सालों में। पर जब डाउन ट्रेंड आता है तो वो भी बहुत वोलेटाइल और बहुत शार्प होता है। तो निवेशकों को चाहिए कि उन्हें पूरी जानकारी हो और किसी सलाहकार या किसी अच्छे एडवाइजर की राय पर ही ऐसे फंड्स में जाइए जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस हो। अदरवाइज एक अच्छा डाइवर्सिफाइड फंड या फिर एक अच्छा फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड आपके पोर्टफोलियो को हमेशा इन तरह की थीम्स से कवर करेगा जहां फंड मैनेजर्स को लगता है कि अच्छी रैली आने वाली है या अच्छा मार्केट रहने वाला है। तो अनलेस कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आपका रिस्क कैटेगरी हाई हो, आप में वोलेटिलिटी लेने की क्षमता हो, ऐसे थीम्स को अवॉइड करना चाहिए। बट अगर आप ये कर सकते हैं, तो इनमें से कुछ आइडियाज हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। ओके, ये तो रही बात कि अवॉइड क्यों किया जाना चाहिए और जोखिम क्या है। लेकिन अगर किसी को शामिल करनी है ये थीम्स, आप कह रहे हैं कि जिनको समझ हो सेक्टर्स की या थीम्स की, या फिर जो थोड़े से एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स हो, वो सोच समझकर एक फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद से ऐसी थीम्स में निवेश कर सकते हैं। नए निवेशक के लिए आप शायद इसको अवॉइड करने की सलाह दें। बिल्कुल। लेकिन ऐसी स्कीम्स का फायदा क्या होता है किसी के पोर्टफोलियो में? देखिए स्वाति, ऐसी थीम्स जब चलती हैं, तो वो बहुत ज़बरदस्त अल्फ़ा दे सकती है आपके पोर्टफोलियो में, रिटर्न्स काफ़ी काफ़ी बेहतरीन रह सकते हैं। जैसे अगर आपने सही वक़्त पर कमोडिटी साइकिल को पकड़ लिया, राइट? तो लास्ट 1 साल में आप देखेंगे कमोडिटीज़ फंड ने बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन दिया है। पर अगर आप देखेंगे लास्ट 2 साल में गोल्ड में कुछ प्रदर्शन नहीं है। तो अगर आप सही वक़्त पे सही साइकिल में निवेश कर देते हैं, तो ये फंड्स आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स दे सकते हैं। तो एक हाई रिस्क, हाई रिटर्न वाली कैटेगरी है ये पूरा। आपको कम से कम मैं कहूँगा 5 से 7 साल या उससे भी लंबी अवधि का टेनर होना चाहिए, जब आप इसमें निवेश करें। आपके पोर्टफोलियो का 10 से 15% पोर्टफोलियो, उससे ज़्यादा किसी भी हाल में मत जाइए यहाँ पर। एंड ये मैं फिर से दोहराऊँगा कि पूरा सोच समझकर आप जब उतना जोखिम ले सकते हैं और आपको उस सेक्टर की जानकारी है या उस बिज़नेस साइकिल को आप समझते हैं या उस थीम को आप पकड़ना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप उसे समझते हैं अच्छी तरह से, उस साइकिल को पढ़ सकते हैं और एक कॉन्सन्ट्रेटेड पोर्टफोलियो में जा सकते हैं, तभी किसी निवेशक को यहाँ जाना चाहिए। अच्छे रिटर्न्स डेफिनिटली आ सकते हैं अगर आप सही वक़्त पर सही निर्णय लें। ओके, और एंड में मैं आपसे समझना चाहती हूँ मोहित, पोर्टफोलियो का लगभग कितना परसेंटेज ऐसी थीम्स को देना चाहिए, और यूजुअली कितना टेन्योर, कितनी अवधि के लिए ऐसे फंड्स या मे बी कौन से गोल्स के लिए सही रहते हैं? स्वाति, जैसे मैंने कहा कि आपकी मिनिमम अवधि इन इन तरह के इन्वेस्टमेंट्स में 5 से 7 साल या उससे भी लंबा दायरा, अगर 10 साल होगा तो बहुत अच्छा है। 10 साल में डेफिनिटली ये कुछ-कुछ साइकिल्स प्ले आउट करेंगी बेसिकली, राइट? तो ये एक अच्छी अवधि है। अब जैसे अगर आप कंजम्पशन या मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की थीम पकड़ना चाहते हैं, तो जितना गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है उसको उसको फलीभूत होने में बहुत टाइम लगेगा, राइट? वो ग्राउंड लेवल पर जाएगा, ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट आने में काफ़ी साल लग सकते हैं। तो आपको थोड़ा लंबा अवधि पेशेंस चाहिए इन सारी थीम्स में। तो 7 साल मिनिमम, उससे ज़्यादा अगर 10 साल की अवधि रखेंगे तो बहुत अच्छा है। और 10% पोर्टफोलियो बहुत हो गया। अगर आपको थोड़ा और ज़्यादा रिस्क लेना है तो 10 से 15%, उससे ज़्यादा इन थीम्स में नहीं जाना चाहिए। मेरा यही मानना है कि सारे निवेशकों को मोस्टली लार्ज कैप, मल्टी, फ्लेक्सी कैप इन कैटेगरीज में बना रहना चाहिए और बाकी कैटेगरीज को टैक्टिकल तरीके से देखना चाहिए और कम से कम एलोकेशंस रखना चाहिए दूसरी कैटेगरीज में। ऑल राइट, थैंक यू सो मच मोहित। आज आप हमारे साथ मनी गुरु के इस स्पेशल शो में शामिल हुए और कुछ यूनिक कैटेगरीज के बारे में आज हमने चर्चा की। बहुत धन्यवाद आपका। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।